हेलो एवरीवन। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोगों का जो दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम है उसके लिए यहाँ पर हम आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो आपको 21 जो प्रैक्टिस सेट है हम पीछे करवा चुके हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये आज आपका 22 यानी कि आपका जो 22वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो बस क्या करना है कि फटाफट आके आप सभी लोगों को सेशन को लाइक कर देना है। आगे बढ़ने से पहले सब लोग लाइक करिए ताकि सेशन को आगे बढ़ाया जा सके। बाकी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं जो लोग एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं आपका नवंबर या दिसंबर में दिल्ली पुलिस का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करेंगे। आई होप यू ऑल हैव लाइक्ड द वीडियोस। देन लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, वह पौधा कौन सा होता है जिसमें फल और फूल दोनों होते हैं? यह किस वर्ग में आता है, यानी कि इसकी यहाँ पर कैटेगरी पूछी गई है कि कौन से वर्ग में आता है जिसमें कि फल और पौधे फूल दोनों होते हैं। तो ये देखिए आपका आवर्त बीजी कहलाता है, जिसमें कि आपका एंजियोस्पर्म होता है। उदाहरण में आपका गुलाब हो गया, लिली हो गया, ब्रोकोली हो गया, ये आपके होते हैं एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपका टमाटर, मिर्च, गन्ना इत्यादि जो होते हैं सभी होते हैं। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो एक बीज गैर फूलों वाले पौधों के द्वारा उत्पन्न होता है, यानी कि जिन पौधों में फूल नहीं आते हैं उनको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। जिनमें फल और फूल दोनों आते हैं वो एंजियोस्पर्म होते हैं। जिसमें कि नग्न होता है, उदाहरण के लिए आपका सरू हो गया, गनेटम, फाइन स्प्रूस वगैरह जो होते हैं, साइकेट्स वगैरह, ये सारे जिम्नोस्पर्म होते हैं क्योंकि इनमें फूल नहीं आता है, डायरेक्ट फल वगैरह आते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट है कि आँखों के लिए कौन सा विटामिन उपयोगी है। देखिए आँखों के लिए अगर विटामिन की बात करें कि सबसे उपयोगी कौन है, तो सभी को पता होगा कि विटामिन ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आँखों के लिए सबसे उपयोगी होता है। और साथ ही साथ बात करें कि जब विटामिन ए की कमी से जब होती है तो वो जो रोग होता है वो आपका रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी व जो आपका जीरोफ्लेथेमिया होता है। विटामिन बी 6 और अगर बी 12 की बात करें कि विटामिन बी 6 होता है और बी 12, इनकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो फिर एनीमिया रोग हो जाता है। वहीं विटामिन सी से अगर अभी आपका पूछा जाए तो स्कर्वी रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि मसूड़ों में क्या ब्लड आने लगता है, स्वेलिंग टाइप की आ जाती है, वो स्कर्वी होता है विटामिन सी का। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, यानी कि जिसे कि हम सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं। तो ये होता है विटामिन डी के कारण। वहीं विटामिन ई की बात करें तो ये आपका होता है एक तरह से जनन शक्ति का आपका कम हो जाना। तो ये विटामिन ई के तहत आता है आपका। और विटामिन के की बात करें तो रुधिर का स्राव होना, यानी कि जो खून का थक्का जमता है, यानी कि जो थक्का जमना होता है खून का, वो आता है विटामिन के अंतर्गत। तो ये आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि खून का जो थक्का है वो किस विटामिन के अंतर्गत जमता है, तो वो आपका हो जाता है विटामिन आपका के। नेक्स्ट आपका है अत्यधिक विद्युत धनात्मक तत्व क्या कहलाते हैं। देखिए जो अत्यधिक आपके होते हैं धनात्मक तत्व उनको एल्काली मेटल कहा जाता है। जो अत्यधिक विद्युत धनात्मक होते हैं जिन्हें कि क्षारीय धातुएं भी कहा जाता है, तो क्षारीय धातुएं बोलते हैं या फिर आपका एल्काली मेटल्स बोलते हैं। सीजीएम को सबसे अधिक आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो होता है स्थिर तत्व के रूप में जाना जाता है। तो अगर आपसे कभी ये पूछे कि सबसे अधिक जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव या पॉजिटिव जो आपका एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है सीजीएम। और अधातुओं को जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्वों में के रूप में जाना जाता है। और वहीं फ्लोरीन की बात करें कि सबसे अधिक जो होता है विद्युत का जो ऋणात्मक तत्व होता है वो होता है फ्लोरीन, और सबसे अधिक जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वो होता है सीजीएम। तो दोनों को याद रख लेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर हम बात कर लें उन नदियों के बारे में जो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं, तो अगर उन नदियों की बात करेंगे तो एक आपका महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, सुवर्णरेखा हो गया। तो ये जो सारी नदियां हैं ये क्या है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। कि सारी की सारी नदियां आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी जो होता है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और दूसरी जो नदियां गिरने वाले आती हैं वो होती हैं अरब सागर। यानी कि जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां होती हैं उनमें लूनी नदी आ जाती है, साबरमती नदी आ जाती है, माही नदी आ जाती है, नर्मदा नदी आ जाती है, गंगावली नदी आ जाती है। तो ये आपका
होता है। और खंबात की खाड़ी में जो गिरती हैं कुछ नदियाँ, जिसमें कि एक साबरमती आती है, माही और नर्मदा, ताप्ती वगैरह जो होती हैं, ये खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ होती हैं। तो इतना याद रखना है, क्योंकि देखिए कई बार पूछते हैं कि कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, या कौन सी नदी है जो अभी खंबात की खाड़ी या अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है कि जमे हुए गैसों, चट्टानों और धूल के जो कॉस्मिक स्नोबॉल होते हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो वो आपके धूमिकेतु होते हैं, धूमिकेतु उनको कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत किस देश के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा इसका आंसर। कि जो आपका यहाँ पर भारत होता है, वो सबसे अधिक जो सीमा साझा करता है वो बांग्लादेश के साथ में साझा करता है, जो कि 4096 किलोमीटर होती है, जिसमें कि आपका 4096 किलोमीटर साझा करती है वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम वगैरह। ये सभी इतने राज्य हैं आपके, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। और सबसे अधिक जिसकी सीमा लगने वाला राज्य है वो होता है पश्चिम बंगाल, यानी कि सबसे अधिक जो सीमा है वो पश्चिम बंगाल की लगती है यहाँ पर बांग्लादेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर 2022 को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत कितने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया हुआ? तो यहाँ पर ये पूछा गया कि कितने जो है प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो ये कुल 600 रहे हुए हैं, यानी कि 600 का उद्घाटन किया गया। और नैनो यूरिया का जो है एक व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाला जो है भारत दुनिया का पहला देश भी यहाँ पर बना हुआ था। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कि किशोर न्याय यानी कि बच्चों की देखभाल और संरक्षण संशोधन जो विधेयक है 2021 में किसमें संशोधन करता है? तो देखिए ये आपका जो जुवेनाइल जस्टिस था, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड 2015, इसमें संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये आपका आयोजित हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में 15 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई 2020 तक, हैवर्ड फील्ड इन आपका ओरेगोन में, यानी कि यूएसए यानी कि अमेरिका में इसका आयोजन किया गया। 18वें संस्करण था और इसका जो मोटो यानी कि थीम था वो था फील द ग्लोरी। और 2023 में ये कहाँ पर होगा अगर आपसे पूछे तो ये फिर बुडापेस्ट में 2023 में। और पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट था, जिसने कि 13 प्लस सिल्वर, 9 प्लस ब्रॉन्ज यहाँ पर आपके जीते हुए थे। तो ये आपके 11 ब्रॉन्ज, सिल्वर आपके 9 थे और 13 आपके गोल्ड रहे हुए थे। तो कुल मिलाकर 33 यानी कि 33 जो पदक हैं आपके मेडल जीते गए अमेरिका के द्वारा, जो कि पहले स्थान पर रहा हुआ था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबान रहा हुआ? तो देखिए जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स था ये 2023 में ही खेला गया, और जो सबसे पहले खेला गया था वो खेला गया था 2018 में। तो सबसे पहले 2018 में हुआ था यहाँ पर यूथ गेम्स। तो मध्य प्रदेश और नई दिल्ली इसका राइट आंसर था, जहाँ पर क्या है कि 5वां जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है 2023 के अंदर, वहाँ पर उसको खेला गया था। इसके अलग अलग 8 शहरों में खेला गया। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, जबलपुर, मंडला वगैरह वगैरह खेला गया। कभी आपसे ये पूछ ले कि जो इसमें टेबल बना यानी कि पहला रैंक किस राज्य का था खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत? तो पहला जो रैंक था वो था महाराष्ट्र का, यानी कि पहला महाराष्ट्र का रैंक रहा हुआ था, जिसमें कि 56 यानी कि 56 गोल्ड थे, 55 यानी कि 55 सिल्वर थे और 50 यानी कि 50 ब्रॉन्ज रहे हुए थे। दूसरे नंबर पर क्या था? हरियाणा रहा हुआ था। और तीसरा नंबर आयोजन करने वाला ही राज्य था, यानी कि मध्य प्रदेश। तो जो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे, पहला आ जाएगा आपका महाराष्ट्र, दूसरा हरियाणा और तीसरा जो था वो मध्य प्रदेश रहा हुआ था। नेक्स्ट आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन हो गया आपका, इसको थोड़ा पीछे चला गया, इसको सही से कर देते हैं। आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स पढ़ा रहे थे, ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका है कि एकल नागरिकता का प्रावधान कौन से देश से लिया गया? देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कौन सा टर्म जो है किस देश से लिया गया है संविधान के अंदर। तो जो एकल नागरिकता है वो ब्रिटेन से ली गई है। और वहीं अगर मौलिक अधिकार की बात करी जाए कि जो मौलिक अधिकार हैं
उनको कहाँ से लिया गया, तो वो सारे यूएसए यानी कि अमेरिका से लिया गया। मौलिक अगर कर्तव्य की बात करी जाएगी कहाँ से लिए गए, तो सारे लिए गए हैं रूस से। संविधान जो संशोधन करने की प्रक्रिया है, अगर उसकी बात करें कि कहाँ से लिया गया, तो संविधान जो संशोधन की प्रक्रिया है वो लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। तो ये चीज़ें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अगर बात करें, विधि का शासन, ये लिया गया है जापान से। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे एक और पूछ सकते हैं कि जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो समवर्ती सूची जो है उनको लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यसभा से कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, यानी कि कितने जो होते हैं लोग उनको नॉमिनेट यानी कि मेंबर को किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो 12 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कुल 12 सदस्य होते हैं जिनको प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जा सकता है। और अनुच्छेद 80 के तहत यह होता है कि जो इसके मुताबिक कि अधिकतम जो संख्या है राज्यसभा में लोगों की वह 250 निर्धारित करी गई है, यानी कि आर्टिकल 80 जो होता है इसके अनुसार 250 होती है। इसमें क्या होता है कि 243 आपके यहाँ पर निर्वाचित हैं आपके, और 12 जो है मनोनीत किए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो वर्तमान में क्या है कि 245 राज्यसभा में मेंबर है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट आगे जाएंगे, लेकिन उससे पहले कहना चाहेंगे कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको ज़रूर कर लें, क्योंकि देखिए हर एग्ज़ाम से जो रिलेटेड आपको एनालिसिस है वो तो मिलता ही, साथ ही साथ आपको PYQ बेस्ड सारी क्लासेस भी बेहतर ही बेहतर मिलती हैं। और उसके साथ में जो आपको यहाँ पर चीज़ें मिलने वाली हैं, हर अपडेट और PDF वगैरह टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर दी जाती है, जिनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए, तो वहाँ से जा कर के जुड़ जाना है। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन से थे। तो देखिए मौर्य साम्राज्य के अगर प्रमुख राजनीतिक केंद्रों की बात करें तो इसमें क्या था, राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी, इसके अलावा तक्षशिला भी थी, उज्जैनी भी थी, तोसली थी, और सुवर्णगिरी जो थी उसके प्रांतीय केंद्र जो है जांच सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र यहाँ पर रहे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है लेकिन आपका पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा भी गया एक दो बार, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका जो नारा है किसके द्वारा दिया गया था, आसान सा क्वेश्चन है। नेताजी सुभाष चंद्र जो बोस है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा भी जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। लेकिन अगर आपसे करो या मरो की बात करें कि ये नारा किसने दिया, तो ये 1942 में दिया गया था जब भारत छोड़ो आंदोलन था, तो ये गांधी जी के द्वारा कहा गया था। आराम हराम है का जो नारा है वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रहा गया। मारो फिरंगी को ये जो है नारा दिया गया था मंगल पांडे के द्वारा। तो ये कुछ नारे हैं जो फेमस स्लोगन जिनको कह सकते हैं। इनकलाब जिंदाबाद अगर आपसे कभी पूछ लें भगत सिंह का है। जय जवान जय किसान जो है लाल बहादुर शास्त्री का है। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तो ये कई बार स्लोगन ही पूछ देते हैं किसके द्वारा दिया गया। वेदों की ओर लौटो कई बार आपसे पूछा गया कि जो वेदों की ओर लौटो जो है किसने कहा था, तो ये दयानंद सरस्वती ने कहा था। और दयानंद सरस्वती ने क्या है 1875 के अंदर आर्य समाज की स्थापना जो है बॉम्बे में करी हुई थी। तो यहाँ पर याद रखना है। बाकी सरफरोशी की तमन्ना जो है ये कहा गया राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। और स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, ये लोकमान्य तिलक के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है कि 1857 के बाद बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा निर्वाचित करके कहाँ भेज दिया गया था। देखिए जो बहादुर शाह जफर थे इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग भी लिया था, नेतृत्व भी किया था। अंतिम मुगल शासक थे। तो इनको क्या होता है कि उसी के जो क्रांति हुई थी उसके बाद इनको गिरफ्तार करके रंगून जेल भेज दिया गया था। इन्हें रंगून भेजा गया जिसे कि वर्तमान में बर्मा या म्यांमार के नाम से भी जानते हैं। और 1857 में जो है 21 सितंबर को इन्हें गिरफ्तार किया गया और मुकदमा चला करके जो है इन्हें रंगून भेज दिया गया था। अंतिम मुगल शासक रहा हुआ था और बर्मा में अंग्रेजों की कैद में ही क्या था कि 1862 में बहादुर शाह जफर यानी कि जिनको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है कि चौरी चौरा जो कांड है वो कब हुआ था। देखिए चौरी चौरा की बात करें तो यह गोरखपुर में एक जगह आती है जहाँ पर क्या था कि एक पुलिस चौकी को दिन दहाड़े जला दिया गया था, जिसमें कि 22 पुलिस वाले जो थे वो जिंदा भी जल गए थे। तो ये 1922 यानी कि 1922 में हुआ था।
4 फरवरी 1922 को जो है गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर क्या था कि जबरन एक पुलिस जो थी वो एक जुलूस के रोक रही थी। यहाँ आक्रोश में आकर, क्रोध में जनता ने ये किया कि 21 सिपाहियों की उसमें मृत्यु हो गई क्योंकि आग लगा दी थी। और इसके बाद ही क्या था, 12 फरवरी देखिए, उसी समय गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन था उसको भी यहाँ पर त्याग दिया था। नेक्स्ट है आगे, जनगणना अधिनियम कब पारित किया गया? देखिए, जनगणना अधिनियम जो पारित किया गया था वो 1948 यानी कि 1948 को किया गया था। और 1951 के बाद ही सभी जनगणनाएं जो है 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत कराई गई हैं। और जनगणना जो है 2011 देश की 1872 से लेकर के 15वीं जनगणना थी। और अगर आज़ादी के बाद से बोले तो 7वीं नंबर की जनगणना थी। तो ये भी यहाँ पर याद रखना। तो ये था आज आपका सेशन, थोड़ा कम हो सकता है देखिए, बाकी आपका 22 है। बाकी जो आपको आगे भी यहाँ पर मिलते रहेंगे, बस stay tuned with us and keep supporting, and just like the videos if you have not liked it, as well as do subscribe the channel, because you will get all kind of and all shift exam analysis of every SSC exam. Let's meet tomorrow. Thank you.